काल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशस्प। मूल नाम क्या था? अली गुरशस्प। और अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। पिता का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मसूद। इसके इतिहास में यद्यप कुल इसके 3 भाई थे, किंतु इतिहास में इसके एक भाई अलमास बेग का नाम अलमास बेग मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरशस्प था। पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था। इसके कुल 3 भाई थे, किंतु इतिहास में एक भाई का ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। उस भाई का नाम क्या था? अलमास बेग। इसी अलमास बेग को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? उलूग खां। उलूग माने होता है महान, तो इसकी उपाधि क्या हो गई? महान खान। ठीक, यानी अलमास बेग की कौन सी उपाधि थी? उलूग खां की उपाधि थी। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में अमीर खुसरो व इसामी, अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो व इसामी ने एक भाग्यवादी व्यक्ति कह करके संबोधित किया है। अक्सर उपाधियां हम देखते हैं मध्यकाल से सल्तनत के इतिहास या मुगल कालीन इतिहास से अक्सर उपाधियां भी ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते रहे कि यह किसकी उपाधि है, इसको किस नाम से, इस शासक के इस नाम से किसने संबोधित किया था। तो ऐसे में उपाधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अमीर खुसरो इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा था? भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। इसी तरह अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कह करके संबोधित किया है, युग का विजेता कहा है, जनता का चरवाहा भी कह करके संबोधित किया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि नामों से जाना जाता है, तो वह कौन सा था सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरह लेनपूल महोदय ने, स्टैनले लेनपूल एक साम्राज्यवादी लेखक हैं, तो लेनपूल महोदय ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कह करके भी संबोधित किया गया। समुद्रगुप्त कह करके संबोधित किया गया। कहा है, क्या कहा है? सल्तनत का समुद्रगुप्त। अब देखते हैं कि मैंने पहले ही आपसे चर्चा किया कि जलालुद्दीन खिलजी के समय 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी का अभियान किया तो वहां के शासक शंकर देव को पराजित करके धन संपदा लूट करके कहां चलाया था? कड़ा चलाया था। और कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से मिलने हेतु बुलाया था। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा पहुंचा, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के 2 संबंधी, एक सलीम दूसरा इख्तियारुद्दीन, इन दोनों ने मिलकर के जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में ही स्वयं को सुल्तान घोषित किया। कहां पर सुल्तान घोषित किया था? कड़ा। और 3 माह पश्चात, इधर थोड़ा सा देखते हैं दिल्ली की पृष्ठभूमि के संदर्भ में, मतलब कि बीच में 3 माह के दिल्ली में क्या होता रहा। तो मैंने कहा यद्यप 20 जुलाई 1296 ईस्वी को कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और 3 माह तक कड़ा में ही रह करके शासन करता रहा। इस दौरान इधर हम दिल्ली में देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की जो विधवा पत्नी थी, जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की जो विधवा पत्नी थी, उसने अपने छोटे पुत्र, जलालुद्दीन खिलजी की विधवा पत्नी ने अपने छोटे पुत्र, उसका नाम क्या था? कद्र खां। जलालुद्दीन खिलजी के छोटे पुत्र का नाम क्या था? कद्र खां था। तो जलालुद्दीन खिलजी की विधवा रानी ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। कब? जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 ईस्वी कड़ा में स्वयं को सुल्तान घोषित किया, उसी समय जलालुद्दीन खिलजी की विधवा ने अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान घोषित किया था। ठीक। और 3 माह पश्चात 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी कहां पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली में बलवन के द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराता है। और राज्याभिषेक कराने के उपरांत इसने पहला कार्य क्या किया? जलाली परिवार का अंत किया। जलाली परिवार अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के सगे संबंधियों का अंत करना। तो जलाली परिवार के संबंध हम देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के जो सगे संबंधी थे उसमें एक का नाम था कद्र खां, जो रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान घोषित हुआ था, और दूसरे का नाम था अरकली खां। ये जो दोनों थे, कद्र खां व अरकली खां, जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र थे। और मैंने पहले भी चर्चा की, अरकली खां को जलालुद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। तो मैंने कहा कद्र खां और अरकली खां जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र थे। इसी तरह उलगू खां जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, मलिक अहमद चप जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भांजा था।
अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक कराने के उपरांत सर्वप्रथम इसी जलाली परिवार का अंत किया था। इसके तहत उसने जहां कद्र खां को बंदी बना करके, कद्र खां को जो जलालुद्दीन खिलजी का छोटा पुत्र था, कद्र खां व जलालुद्दीन खिलजी की विधवा को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। वहीं उलुग खां और जफर खां के नेतृत्व, उलुग खां व जफर खां के नेतृत्व में एक सेना कहां भेजी? मुल्तान भेजी, और मुल्तान के सूबेदार अरकली खां को पराजित करके बंदी बना करके दिल्ली लाया गया और बाद में इस अरकली खां की भी हत्या कर दी गई। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के दामाद उलगू खां की भी हत्या करवाई, भांजे मलिक अहमद चप की भी हत्या करवा दी। कहने का आशय यह है कि जलाली परिवारों का अंत करने के उपरांत इसी अलाउद्दीन खिलजी जिस समय जलाली परिवार का अंत किया तो अपनी प्रारंभिक सफलताओं से यह इतना अत्यधिक उत्साहित हो गया कि इसने दोहरी योजना पर विचार किया। वह दोहरी योजना क्या थी? एक नए धर्म को चलाना और दूसरा सिकंदर की तरह विश्व विजय करना। तो मैंने कहा अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने दोहरी योजना पर विचार किया। वह योजना क्या थी? पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह नया धर्म चलाना, और दूसरी योजना क्या थी? सिकंदर की तरह विश्व विजय करना। प्रारंभिक सफलता से यह इतना अत्यधिक जो है उत्साहित हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुछ मुद्राओं पर सिकंदर सानी की उपाधि भी उत्कीर्ण करा दी थी। किसकी उपाधि उत्कीर्ण कराई थी? सिकंदर सानी। इतिहास में कुल 3 शासकों ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। वे कौन कौन से शासक थे? एक ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी, दूसरा दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा बहमनी सुल्तान हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। अगर इतिहास में कुल कितने लोगों ने सिकंदर सानी को उपाधि धारण की थी? जलालुद्दीन मकबरनी ने, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। ठीक है, तो मैंने कहा अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दोहरी योजना पर विचार किया। और दोहरी योजना क्या थी? पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह नया धर्म चलाना और सिकंदर की तरह विश्व विजय करना। किंतु इसी समय दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क, दिल्ली के कोतवाल कौन थे इस समय? अलाउल मुल्क कौन थे? वही जो जियाउद्दीन बरनी, जिस मध्यकालीन विद्वान की बात किया मैंने, जियाउद्दीन बरनी की बात किया, उसी जियाउद्दीन बरनी की ये क्या थे? चाचा थे। अलाउल मुल्क जहां एक तरफ जियाउद्दीन बरनी के चाचा थे, वहीं इस समय दिल्ली के कोतवाल के पद पर नियुक्त थे। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस दोहरी योजना पर विचार किया, उसी समय दिल्ली के कोतवाल इसी अलाउल मुल्क ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को समझाया। क्या समझाया? कि धर्म चलाना पैगंबर का काम है, सुल्तान का नहीं। अर्थात आप नए धर्म को चलाने के बारे में मत सोचो। दूसरी बात क्या थी? सिकंदर की तरह विश्व विजय करना। जो दूसरी योजना थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसके संदर्भ में अलाउल मुल्क ने समझाया कि पहले आप दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित रूप से स्थापित कर लो, सिकंदर की तरह विश्व विजय करना तो बाद की चीज है। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क के सलाह को मानते हुए अपनी दोहरी योजना का त्याग कर दिया, यानी अपनी दोहरी योजना के विचार को त्याग दिया। ठीक, अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही 1301 ईस्वी में, कब? 1301 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1301 ईस्वी में दिल्ली के 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के अमीरों एवं सगे संबंधियों ने 1 वर्ष के अंदर ही कुल 3 विद्रोह किए थे। कितने विद्रोह किए थे? 3 विद्रोह। पहला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अख्त खां के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अख्त खां के नेतृत्व में हुआ था। अख्त खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। अख्त खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। यह इस समय कड़ा के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। कहां के सूबेदार के पद पर? कड़ा के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जिस समय रणथंभौर का अभियान करने की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान इसी अख्त खां ने एक दिन अलाउद्दीन खिलजी के शयन कक्ष में पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हमला कर दिया और उस हमले में अलाउद्दीन खिलजी गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया। अख्त खां ने यह समझा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ऐसे में अख्त खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। किंतु अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। और जब वह स्वस्थ हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने अख्त खां को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया, बाद में इसकी हत्या करवा दी। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी
के शासनकाल में ही, मैंने पहले चर्चा की 1301 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध कुल 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह अख्त खां के नेतृत्व में हुआ था और दूसरा विद्रोह किसने किया था? उमर व मंगू ने विद्रोह किया था। उमर और मंगू। उमर और मंगू कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के भांजे थे, दोनों भांजे थे और क्रमशः बदायूं व अवध के इक्तेदार थे। यानी उमर व मंगू जो अलाउद्दीन खिलजी के भांजे थे, वे उमर बदायूं का और मंगू अवध के सूबेदार के पद पर नियुक्त था। तो उमर व मंगू ने जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया तो ऐसे में सुल्तान ने हमीमुद्दीन के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेज करके दोनों को न सिर्फ पराजित करके बंदी बनाया, बल्कि पहले इनकी आंख फुड़वा दी, बाद में इन दोनों को भी मृत्युदंड दे दिया। इसी तरह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो तीसरा विद्रोह हुआ था वह हाजी मौला के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? हाजी मौला के नेतृत्व में। हाजी मौला कौन था? हाजी मौला मूलतः रतौल, मध्यकाल में बागपत, वर्तमान बागपत क्षेत्र को मध्यकाल में रतौल के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो रतौल का आशय क्या है? वर्तमान बागपत। तो ये जो हाजी मौला था इसी रतौल की खालसा भूमि का अधीक्षक था। खालसा भूमि जिस भूमि से होने वाली आय सुल्तान के प्रत्यक्ष कोष में जाती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। अभी जब अर्थव्यवस्था हम चर्चा करेंगे तो उसमें खालसा भूमि क्या होती थी, इक्ता भूमि क्या होती थी, मदत मास भूमि क्या होती थी, जागीर भूमि क्या होती थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। खालसा भूमि वह कौन सी भूमि होती थी? वह भूमि जिससे होने वाली आय सीधा सुल्तान के व्यक्तिगत कोष में जाती थी। तो यह जो हाजी मौला था रतौल में स्थित खालसा भूमि का अधीक्षक था। 1301 ईस्वी में, मैंने कहा तीनों विद्रोह 1301 ईस्वी में ही हुए हैं। तो यह जो हाजी मौला था जिस समय रतौल में खालसा भूमि के अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहा था, इसी समय 1301 ईस्वी में इसने दिल्ली का अभियान किया और दिल्ली का अभियान करने के उपरांत दिल्ली के एक अन्य कोतवाल बयाजीद निर्मिज की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बयाजीद निर्मिज। बयाजीद निर्मिज की न केवल हत्या की बल्कि स्वयं को दिल्ली में सुल्तान भी घोषित कर दिया, स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिली कि हाजी मौला ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है, ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेज करके हाजी मौला को पराजित करके बंदी बना करके कारागार में डाल दिया, बाद में इसकी भी हत्या करवा दी। क्लियर? चलिए ये खत्म कर दे। मैंने अभी चर्चा की कि सन 1301 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध एक ही वर्ष में कुल 3 विद्रोह हुए थे और तीनों विद्रोहों का कुशलतापूर्वक न केवल अलाउद्दीन खिलजी ने दमन किया बल्कि इसने विद्रोहों का दमन करने के उपरांत जब 1301 ईस्वी में रणथंभौर की विजय करने के उपरांत राजधानी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा तो उसने यहां पर आने के पश्चात सर्वप्रथम विद्रोह के कारणों को जानने का प्रयास किया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने विद्रोह के कारणों को जानने का प्रयास किया था। जब विद्रोह के कारणों पर विचार करना इसने आरंभ किया तो विद्रोह के चार प्रमुख कारण उभर करके सामने आए। प्रथम कारण क्या था कि सुल्तान द्वारा अपने प्रजा व अधिकारियों के अच्छे बुरे कार्यों से अनभिज्ञ होना। तो पहला कारण उभर करके क्या सामने आया कि सुल्तान अपनी प्रजा व अधिकारियों के अच्छे बुरे कार्यों से अनभिज्ञ है। दूसरा कारण उभर करके क्या सामने आया कि अमीरों के परस्पर आपसी संबंध, अमीरों के परस्पर आपसी सामाजिक संबंध व वैवाहिक संबंध। तीसरा प्रमुख कारण उभर करके सामने क्या आया? शराब पीना, शराब की दावतें देना। और चौथा महत्वपूर्ण कारण उभर करके सामने क्या आया कि लोगों के पास अत्यधिक धन का जमा होना। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करने के उपरांत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए और पहले अध्यादेश के तहत
पहले अध्यादेश के तहत अर्थात अपनी प्रजा व अधिकारियों के अच्छे बुरे कार्यों से अवगत होने के लिए सुल्तान ने पुनः सल्तनत की गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया। इस हेतु सुल्तान ने बरीद व मुनहियन, बरीद माने होता है गुप्तचर और मुनहियन माने होता है जासूस। तो मैंने कहा कि प्रथम अध्यादेश के तहत अपनी प्रजा व अधिकारियों के अच्छे बुरे कार्यों से अवगत होने हेतु सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित करते हुए पूरे साम्राज्य में बरीद व मुनहियन की नियुक्ति की। बरीद यानी गुप्तचर, मुनहियन माने जासूस, ठीक। और दूसरे अध्यादेश के तहत उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले अमीरों को आदेशित किया कि वे जो अमीर हैं न ही आपस में सामाजिक संबंध बनाएंगे, न ही आपस में वैवाहिक संबंध संपादित करेंगे। और तीसरे अध्यादेश के तहत उसने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अमीर अथवा अधिकारी न ही शराब को पिएगा, न ही शराब की दावत देगा। यहां तक कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी शराब पीते हुए पाया जाता था तो अलाउद्दीन खिलजी ने बदाऊं गेट के पास ये कुआं खुदवाया था और शराब पीने वाले लोगों को अगर पकड़ लिए जाते तो उन्हें उस कुएं में फेंकवा देता था। और चौथे अध्यादेश के तहत सुल्तान ने आदेश दिया कि सल्तनत के अंतर्गत जो अनुदान में भूमि दी गई है उसे किस भूमि में तब्दील कर दिया जाए? खालसा भूमि में। किस भूमि में? खालसा भूमि में। अभी खालसा भूमि के संदर्भ मैंने चर्चा किया कि यद्यप भूमि कई प्रकार की होती थी, जैसे खालसा भूमि होती थी, इक्ता भूमि होती थी, जागीर भूमि होती थी, मदद ए मांस भूमि होती थी। तो मदद ए मांस भूमि जो अनुदान दी जाती थी भूमि, उसे क्या कहते थे? मदद ए मांस। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चौथे अध्यादेश के तहत आदेश दिया जो अनुदान में दी गई भूमि है अर्थात जो मदद ए मांस है उसे खालसा भूमि में तब्दील कर दिया जाए। खालसा भूमि यानी वह भूमि जिससे होने वाली आय सीधे सुल्तान के कोष में जाती थी। तो न केवल मदद ए मांस भूमि को खालसा भूमि में तब्दील करने का आदेश दिया, बल्कि यह भी आदेश दिया कि जिन लोगों के पास अत्यधिक धन है उनसे ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व की वसूली की जाए। क्लियर? अब अलाउद्दीन खिलजी के जो महत्वपूर्ण अभियान है और शेष जो अन्य चीजें उसके बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।